जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकली है उसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे दी जाती है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें, इसकी पूरी वीडियो की आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। वो कहाँ पे आपको प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको सारी की सारी PDF एक जगह पे प्राप्त हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारा चीज़ें मैं डाल देता हूँ। साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट होती है, डिजिटल नोट्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो जाती हैं। आपको PDF भी वहाँ पे आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो जो भी लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, उसको लेकर के फ्रंट पेज पे हम देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा है मणिपुर का, दूसरा मुद्दा है फार्मर का। इन दोनों मुद्दों को इसकी बैकग्राउंड में जाकर के देखा जाएगा कि क्या क्या इसके बैकग्राउंड डिटेलिंग है। सबसे पहले बात करी जा रही है न्यू गवर्नर की। जो न्यू गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम अजय कुमार भल्ला है। कहाँ के हैं ये, तो मणिपुर के। इनका कहना ये है यहाँ पर कि NSA मणिपुर में अब इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में आया था, 1980 में। और ये एक प्रकार सा अलाउ करता है कि डिटेंशन 1 साल के लिए किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। कोई ट्रायल नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई पूछताछ नहीं, नो ट्रायल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये चीजें आती है। अब इस प्रकार की मीटिंग बैठी हुई है और मीटिंग में ऐसी बातें चल रही है। अब पूरी इश्यू अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के मणिपुर के वायलेंस की बातें देखें, जिसको लेकर के सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसके कॉजेस क्या है मणिपुर के वायलेंस की, वो हम देखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अपना भारत में ये मणिपुर पड़ता है। और ये वायलेंस इरप्ट होने के इसके बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। 2023 में इसकी शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत तब होती है जब हाई कोर्ट ये कहता है कि जो मितई ग्रुप है, ठीक है, मितई ग्रुप को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि वहां पे जो कुकी ट्राइब है, इन दो ट्राइब के बीच की ही इशू है। तो जो कुकी ट्राइब है, इसको ST का दर्जा मिला हुआ रहता है और मितई को नहीं मिला है। लेकिन मितई की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लगभग 70% है। फिर भी इनको ये चीज़ें नहीं प्राप्त हुई हैं, इनका ये कहना है। और कुकी को ये सब चीज़ें प्राप्त हैं और इनकी पॉपुलेशन भी कम है। तो कुछ इसी प्रकार से इकोनॉमिक और एजुकेशन वाली चीज़ों को लेकर के ST की हम स्टेटस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनका डिमांड तब आ गया जब हाई कोर्ट ये बोल दिया कि इनको भी अब मिलना चाहिए, उसके संज्ञान के लिए विचार किया जा रहा है। तब जाकर के दोनों ग्रुपों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। अब एथनिक टेंशन चल रहा है दो गुटों के बीच में, एक मितई दूसरी कुकी। लैंड रिसोर्स की कॉन्फ्लिक्ट है। मितई मोस्टली जो है वैली में, अब ये वैली है मान के चलिए, ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो वैली में, और ये हिली एरिया हो गई, ठीक है, ये हिली एरिया हो गई। तो ये ST का स्टेटस डिमांड करते हैं ताकि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट प्राप्त हो सके। कौन, ये मितई ग्रुप, ठीक है। वहीं पे कुकी चीन ट्राइब जो है, ये हिल एरिया में होते हैं। हिल एरिया, यहाँ पे हिल एरिया है, इनको फियर ऑफ लॉस ऑफ ऑटोनोमी हो जाती है और ये इंक्रीज करते हैं कंपटीशन ओवर लैंड एंड रिसोर्सेस। अगर मितई को भी स्टेटस मिल जाता है तो कौन, कुकी की बात करी जा रही है, तो दोनों में तो कंपटीशन हो जाएगा ना एक प्रकार से। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस भी हैं। कॉलोनियल पॉलिसी को देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज को देखेंगे, तो कई प्रकार से प्रॉब्लम निकल के आती है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, जैसा कि बात किया मैं, वैली में 10% लैंड है बस। किसके लिए वैली, मितई ग्रुप के लिए, ठीक है। लेकिन 90%
10% लैंड है और मितई इसको डोमिनेट कर रहा है और डेंसली पॉपुलेटेड है। जबकि हिली एरिया की बात करें तो 90% ऑफ द लैंड हिली है और रिजर्व कर रहा है ये ट्राइबल गुरु ग्रुप को। ठीक है, तो ये एक इशू निकल के आ रहा है। इंसर्जेंसी और आर्म ग्रुप भी है, यहाँ पे बहुत सारे इंसर्जेंसी है, KNO और UNLF। तो यहाँ पे एक प्रकार से मिलिटेंट ग्रुप भी है और इनको सपोर्ट भी हो जाता है थोड़ा बहुत म्यांमार का। आर्म्स प्रोलिफरेशन जो अभी बताया, म्यांमार का इसमें सपोर्ट हो जाता है, जिसके कारण आर्म्स, फ्यूलिंग, वायलेंसेज, स्मगलिंग, इस प्रकार की चीज़ें चलती हैं। एक्सटॉर्शन और मिलिटेंट कंट्रोल, ये भी चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पे ऑटोनॉमी वाली इशू है, मितई वर्सेस ट्राइबल डायनामिक्स, ये जो चलती हैं। क्या कि मितई जो है प्रीडोमिनेंटली हिंदू हैं, ठीक है, तो इनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप इनका अलग चल रहा है और आज के डेट में रूलिंग बीजेपी की है, तो समझ सकते हैं। ट्राइबल, क्योंकि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इशू को अगर रिजॉल्व होना होता ना तो ये इशू रिजॉल्व कर दिया गया होता, लेकिन इसको और ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है। ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें कि जो ट्राइब, तो ये क्रिश्चियन है और ये मार्जिनलाइज्ड है, इसीलिए इनकी ग्रेटर ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन डिमांड होती है। डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी नागा और कुकी की। इलीगल माइग्रेशन और ट्रेड होता है कहाँ पे, म्यांमार वाली चीज़ें हैं इन ट्राइब को लेकर के, तो ये इशू यहाँ पे बनी रहती है। ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है। गोल्डन ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस टर्म से कई बार क्वेश्चन भी बने हैं। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये जो है गोल्डन ट्रायंगल के कंट्री हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ड्रग की बहुत तस्करी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉजेज ऑफ वायलेंसेज ऑफ मणिपुर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस वाले आर्टिकल पे, जो आपका फार्मर इस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल से, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। 40 दिन के फास्ट अनटू डेथ पर चल रहे हैं। तो इन्होंने प्रण लिया है, मर जाऊंगा लेकिन मैं तब तक नहीं हार मानूंगा जब तक फुल MSP की गारंटी न दी जाए। और सही मायने में इनकी डिमांड है क्या, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो MSP वाली इसकी एक चीज़ है, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट बहुत ब्रॉड है। उसी रिपोर्ट को हम यहाँ पर फिर से एक बार समझेंगे। हालांकि मैं कई बार इसको एक्सप्लेन किया हूँ, पिछले 2-3 वीडियो को देखेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। स्वामीनाथन कमेटी की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट रिकमेंडेशन जो लाई गई थी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, इसी इशू पे लेकर के आई गई थी, जिसको चेयर किए थे MS स्वामीनाथन, इसीलिए नाम पड़ जाता है स्वामीनाथन कमेटी, जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, हम सभी लोग जानते भी हैं। स्थापना की बात करें तो 2004 में इसको स्थापना किया जाता है और 4 से 6 के बीच में 5 रिपोर्ट सबमिट करती है ये, और 2006 में यहाँ पे फाइनल रिपोर्ट जो है बन के तैयार होती है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी क्या क्या है। सबसे पहले MSP होनी चाहिए। MSP क्या है, MSP एट 50%, जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ऊपर। MSP C2 इक्वल टू C2 क्या है, C2 प्लस 50%, मतलब इसका कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट प्लस 50%। तो यानी फार्मर को, ठीक है, यहाँ पे लॉस न हो, इसी कारण ये चीजें लेकर के आई गई हैं। फार्मर इंडेप्टनेस, इसको भी एड्रेस करिए। नेशनल रूरल क्रेडिट फंड, ऐसी चीजें बनाइए ताकि इनको आसानी से क्रेडिट दी जा सके और ये अपना कार्य कर सके। लैंड में रिफॉर्म करिए, सरप्लस वेस्ट लैंड और लैंडलेस फार्मर जो है उसको सही करिए। इरिगेशन सुविधा सही करिए, वाटर यूज इफिशियंसी सही करिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करिए, माइक्रो इरिगेशन करिए,
ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराई, यानी टेक्नोलॉजी की सहायता से एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब चीजें हो। क्रॉप और लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन हो, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल रिसर्च एक्सटेंशन की बात करी गई है, इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट की बात करी गई है, क्रॉप का इंश्योरेंस, अगर क्रॉप फेलियर हो, ड्रॉट हो, फ्लड हो, सूखा पड़ जाए, कई प्रकार की इश्यू यहाँ पे निकल के आ रही है। पेस्ट से भी, फूड सिक्योरिटी की बात करी गई है, पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ग्रेन स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो एम्पावर करिए वुमेन को एग्रीकल्चर फील्ड में, तभी तो यहाँ पे मेल 50% प्लस 50% ऑलमोस्ट, अगर वुमेन को बात करें तो दोनों लोग मिल करके यहाँ पे कंट्री के जीडीपी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मार्केट में रिफॉर्म की जरूरत है, इम्पैक्ट कर रहा है जो करंट रिलेवेंस को। तो कुल मिलाकर के इस स्वामीनाथन कमेटी को बहुत ब्रॉड वे में फार्मर के कंसर्न को लेकर के यहाँ पे इस रिपोर्ट को बनाया गया। जो गवर्नमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, ये समझने योग्य बातें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अब प्रोटेस्ट की एकदम जो टॉप वाली चीजें हैं वो होने लगी हैं फास्ट अनटू डेथ वाली। तो देखते हैं कैसे गवर्नमेंट यहाँ पे डील करती है, जो आपको इस आर्टिकल में मैं यहाँ पे बताया। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। तो यहाँ पे क्रूज टर्मिनल की प्रपोजल चली है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। 72,000 करोड़ की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके ग्रेट निकोबार आइलैंड में बनाई जाएगी यहाँ पे, और इसको स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस प्रोजेक्ट को देखें तो 72,000 प्रोजेक्ट है, और यूनियन शिपिंग एंड मिनिस्ट्री इसकी संज्ञान ले रही है। ग्रेट निकोबार में इसको बनाया जाएगा, और गलाथिया जो बे है वहाँ पे एयरपोर्ट, पावर प्लांट, मैसिव ग्रीन टाउनशिप, टूरिज्म प्रोजेक्ट, इस सब प्रोजेक्ट पे कार्य होगी। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी कटाई होगी। ठीक है, तभी तो प्रोजेक्ट बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो फॉरेस्ट देख रहे हैं आप, इसकी भी कटाई होगी। और कौन कर रहा है? एनिडको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। तो ये चीजें चलेंगी। बहुत सारे नियम ये हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, इसकी भी क्लियरेंस चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, तो ये सब चीजें इनकी भी क्लियरेंस चाहिए। तो ये कई सारी चीजों पे इन्वायरमेंटलिस्ट अपना क्वेश्चंस उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ये प्रोजेक्ट आ गया है तो प्रोजेक्ट को आगे लेके जाया ही जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही हैं। बात ये नहीं है कि यहाँ पे कितना प्रोजेक्ट है, कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड डिटेलिंग अंडमान और निकोबार की, क्योंकि छोटा सा अगर कुछ प्रश्न यहाँ से बन जाएगा तो भी इश्यू निकल के आ जाता है। अंडमान और निकोबार की बात करें यहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी के आसपास यहाँ पे निकल के आती है, जो कि 572 आइलैंड यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल में, और 1200 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड ये माना जाता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, कैपिटल इसकी पोर्ट ब्लेयर है, डिवाइडेड करता है दो ग्रुप, नॉर्दर्न और साउदर्न ग्रुप में, जिसे अंडमान और निकोबार बोलते हैं। एरिया की बात करें तो 8249 स्क्वायर किलोमीटर। टोपोग्राफी जो है वल्केनिक ओरिजिन है। ठीक है, अंडमान निकोबार की वल्केनिक ओरिजिन है, वल्केनो से ये आइलैंड बने हैं। दूसरा यहाँ पे बैरन आइलैंड है, ये ओनली एक्टिव वल्केनो साउथ एशिया का, ओनली साउथ एशिया का
ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड। क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, हैवी रेनफॉल होती है मानसून में। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फ्लोरा और फौना बहुत रिच है यहाँ पे, समझ गए। ट्राइबल कम्युनिटी की अगर बात करें तो ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवा, सेंटिनलीज, ये सब अंडमान के ट्राइब हैं। वहीं पे अगर बात करें सोमपेन और निकोबारीज तो ये निकोबार के आइलैंड, निकोबार आइलैंड के ट्राइब्स हैं। ये मेंटेन करते हैं यूनिक ट्रेडिशन अपनी और आइसोलेट होके रहना पसंद करते हैं, जैसे कि सेंटिनलीज। ठीक है, अगर सेंटिनलीज पूछे अंडमान के हैं कि निकोबार के हैं तो ये किसके हैं, अंडमान के हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। इतिहास में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश यहाँ पे आकर के सेलुलर जेल, जिसे काला पानी की सजा कही जाती थी, इसी जगह को बोला जाता था। आज ये ऐतिहासिक जगह बनी हुई है। स्ट्रेटजिक रोल इसकी है वर्ल्ड वार सेकेंड में, जो ऑक्युपाई करी जाती है जापानीज फोर्स के द्वारा। इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस है आज के समय में, टूरिज्म है, रिसोर्स की और लोकेशन की। चैलेंजेस कौन से हैं, इन्वायरमेंटल है, बैलेंस कैसे करना है डेवलपमेंट और कंजर्वेशन में, वेलफेयर और राइट्स ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल में। इन चीज़ों पे यहाँ पे प्रॉपर चैलेंज आज के समय में निकल के आ रहा है। अगर लोकेशन की बात करें तो अंडमान निकोबार का मैप ये रहा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 10 डिग्री चैनल जो सेपरेट करती है यहाँ पे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ये यहाँ पे अंडमान है और ये निकोबार। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट निकल के आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बना है। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करती है। नेक्स्ट, आज है दोस्तों संडे, तो उतना आर्टिकल आता नहीं है। बीपीएससी के बच्चे हैवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहां पे बात मानी नहीं, तो यहाँ पे एग्जाम इनका करा ही ली। एक चीज याद रखिएगा, 4 जनवरी को जो भी लोग बापू धाम सेंटर पे, जिन बच्चों का यहाँ पे बचा था पेपर लगभग 12,000 का, तो पुनः यहाँ पे पेपर करा ली। लेकिन बच्चों का बात नहीं, बच्चे यहाँ पे हैवी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटिसाइज भी हो गया इनका मूवमेंट। इनका शिक्षा सत्याग्रह जो चल रहा था वो काफी पॉलिटिसाइड हो गया। तो यहाँ पे बच्चे एग्जाम दे करके निकल रहे हैं बीईसी से, जिसे बापू एग्जाम सेंटर बोला गया। यहीं पे पेपर लीक हुई थी, 20 लोग यहाँ पे इंजर्ड हो गए। ये जल्लीकट्टू एक गेम है, पोंगल से पहले ये कराया जाता है। तो जल्लीकट्टू कहाँ पे होता है, तमिलनाडु में। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कल्चरल इंडल्जेंस है तमिलनाडु को। अगर आप देखेंगे तो उसकी एक ओल्ड ये गेम के रूप में लिया जाता है। केवल गेम नहीं है, वो एक इंडल्जेंस है अपने कल्चर, ट्रेडिशन, राइट्स को लेकर के तमिलनाडु के। तो ये बहुत ब्रॉड वे में कवर करता है, केवल एक गेम नहीं है आज के समय में। सुप्रीम कोर्ट का एक समय था, इसमें हस्तक्षेप हो गया कि इस गेम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल था। लेकिन ये लोग कहने लगे कि हम इनको पालते हैं, इनको खाना देते हैं, इनको तैयार करते हैं इतने साल, इनकी अहमियत क्या रह जाएगी। तो वो भी तो क्रूएल्टी होगी अगर इनको ना पाला जाए, ना कुछ किया जाए। तो इनके लिए ट्रेनिंग होती है प्रॉपर अच्छे से, और इनको भोजन भी अच्छे से दिया जाता है, अच्छे से इनकी देखभाल की जाती है। तो ये सब भी एक मुद्दे हैं, क्योंकि ये कल्चरल चीज़ें ऐसे अमलगमेट हो गई हैं, जुड़ गई हैं, जो इन चीज़ों पे ये लोग इन चीज़ों को आज भी सजोए हुए हैं। तो तमिलनाडु में जब आप जाएंगे, मैं तो गया हूँ, वहाँ पे वो अपने कल्चर को बहुत सजो के रखते हैं, और ये बहुत ही ओल्ड कल्चर है। ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी हैं, और ये पहुंचे हैं सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान। वहां पर जाकर के चादर चढ़ाड़, याद रखिएगा, सीट ऑफ कोत। और 813वां यहाँ पे सेरेमनी है, इसकी डेथ सेरेमनी, तो यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो ये इनके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यहाँ पे नाम लेकर के चढ़ाया गया है इनका, कि ये भेजे हैं
ये चीज़ें चल रही है। तो मोदी का मैसेज है इस ओकेशन पे कि कम्युनल हार्मोनी भारत में होना चाहिए। आप लोग इस पे क्या विचार करते हैं? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस ये आ जाएगा कि ये इशू थोड़ा सा बना हुआ है, मैं इसीलिए एक्चुअली इसका बैकग्राउंड आप लोगों को देना चाहूँगा, क्योंकि मुहिद्दीन चिश्ती को लेकर के यहाँ पे दरगाह पे चादर चढ़ रही है, तो इसकी बैकग्राउंड देखिए आप लोग। इन्हीं को ख्वाजा गरीब नवाज बोला जाता है। सूफी सेंट, ये रिनाउंड सूफी सेंट हैं और ये चिश्ती ऑर्डर की स्थापना कर देते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जन्म इनका 1141 में होता है। सिस्तान प्रेजेंट डे ईरान में है और 1236 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका टीचिंग ही है लव, हार्मोनी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। मोइनुद्दीन चिश्ती एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं भारत में सूफीज्म को फैलाने के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी रही है इनकी, अगर सही प्रकार से देखेंगे तो एक प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर और मिस्टिक्स भी ये रहे। ये एक्सटेंसिवली अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड, बगदाद, मक्का, मदीना, इन जगहों पे इन्होंने भ्रमण किया है और इस्टेब्लिश किए हैं अजमेर में, जो कि राजस्थान में है। फिलॉसफी इनकी यही है कैसे सेल्फनेस, कंपैशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी रखा जाए। दरगाह अजमेर शरीफ में है, याद रखिएगा। लेगेसी की बात करें तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाए। चिश्ती ऑर्डर रिमेन इन्फ्लुएंस करता है ये किस प्रकार से पीस और यूनिटी समाज में बनाया जाए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काउ पी सीड, इसको लोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्पेस में 8 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगहों पे स्पेस में लोबिया की खेती ये हो रही है। तो देखते हैं कैसे ये चीज़ें चलेंगी। जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें 24 पेलोड गए हैं। C60 PSLV C60 स्पेडेक्स मिशन, उसके अंतर्गत पोयम यानी PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल ऑन दिसंबर 30 ये चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पे इस स्पेस में पी सीड की खेती हो रही है, यानी कहीं ना कहीं पायलट प्रोजेक्ट पे कार्य हो रहा है। तो देखते हैं किस प्रकार से स्पेस में ये क्रॉप्स बोए जा रहे हैं, कितना उगेगा, वो सब चीज़ें भी आगे लगेंगी। बहुत जल्दी ही कहा जा रहा है कि इसमें लिप्स भी निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि स्प्राउट होना शुरू हो गया है। दूसरा, नवल वेजल तारिणी, INS तारिणी की बात करें, 2 वुमेन लेफ्टिनेंट, कमांडर डिलना और कमांडर रूपा ए, ये लोग क्या करेंगी, सरकम नेविगेट करेंगी। कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज़ें, तो INS तारिणी जो है वो लिटेलटन, ये न्यूजीलैंड के आसपास पोर्ट है एक, वहाँ से स्टैनली तक जो फाकलैंड आइलैंड के आसपास है, ये लोग सरकम नेविगेट करेंगे पृथ्वी को। समझ गए? न्यूजीलैंड से लेके फाकलैंड आइलैंड तक। तो ये लगभग 5600 नॉटिकल माइल, जो 10,400 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेंगे, जिनके कारण इनके पास बहुत सारी चैलेंजेज आएंगे सीज में, क्योंकि हर जगह एक जैसा वहाँ पे सी में माहौल नहीं रहता है। कहीं वेव्स रहती है, कहीं रेन रहती है, कहीं थंडर स्टॉर्म रहता है, कहीं मरीन एनिमल रहते हैं। तो हर प्रकार के प्रॉब्लम, कहीं का टेम्परेचर अलग, तो कहीं का वेव्स, सी वेव्स, सुनामी, पता नहीं क्या क्या आता रहता है, ठीक है। इन सब से झेलना मामूली बातें नहीं होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो ये लोग करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल दोस्तों, संडे है तो यहाँ पे एडिटोरियल नहीं आता है, आर्टिकल आई हुई है, उसको देखा जाएगा कि न्यूट्रिशन को लेकर के काफ़ी प्रिसाइज टारगेट करने की आवश्यकता है। तो कैसे, जो स्टंटिंग होती है, एनीमिया होती है, उसको लेकर के बात करा जा रहा है कि एनीमिया केवल आयरन की कमी की वजह से नहीं है, और भी कई कारण है उसकी वजह से भी यहाँ पे होता है, जो अननोन है। उस फैक्ट को यहाँ पे अननोन बोला गया है। तो उन चीज़ों पे फोकस करी गई है। एनीमिया को अगर जब टेस्ट करते हैं तो कैपिलरी ब्लड से जो चीज़ें लेती हैं वो बहुत हद तक सही नहीं है। तो यहाँ पे वेनस ब्लड बेस्ड एनीमिया की बात करी गई है। ये प्राइमरली ब्लड से
लिया जा रहा है। स्टंटिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, एनर्जी किस प्रकार से हम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि स्टंटिंग और वेस्टिंग ना हो। अब स्टंटिंग वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको हम समझेंगे। स्टंटिंग किसको कहते हैं? तो ये लो वेट हो जाता है किसी बच्चे का एज के अनुसार, एज बढ़ रहा है लेकिन वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्टंटिंग, हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, चिल्ड्रन में स्टंटिंग आ रही है। ये क्रोनिक मालनरिशन को दिखाता है, लॉन्ग टर्म इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट इनटेक को दिखाता है। वेस्टिंग क्या है? ये लो वेट हो जाता है हाइट की अपेक्षा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लो हाइट एज की अपेक्षा, यहाँ पे वेस्टिंग को वाह से, वाह स्टैंड फॉर वेट एंड हाइट, यहाँ पे लो वेट हो जाता है, हाइट कम हो जाता है, ये मालनरिशन को दिखाता है। अंडर नरिशन क्या है? ये डिफिशियंसी इन एनर्जी, प्रोटीन, इसेंशियल न्यूट्रिएंट, इन सब चीज़ों में होता है। तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, इन सब चीज़ों को हम एक्सप्लेन किए। मालनरिशन क्या होता है? इम्बैलेंस हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं उसमें असंतुलन होती है, तो कमियां क्या हो जाती हैं, एक्सेस या डिफिशियंसी, या तो डिफिशियंट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, या तो एक्सेस हो जाएंगी, इसको मालनरिशन भी बोलते हैं। अंडर नरिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये अंडर नरिशन होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्या है? लैक ऑफ वाइटामिन और मिनरल्स, ओवर न्यूट्रिशन, ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड, ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये स्टंटिंग वेस्टिंग की डिटेलिंग हुई। अब यहाँ पे ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, ये यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि इन चीज़ों पे, मालनरिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, जो बच्चों में चीज़ें हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इस पे हमें कार्य करने की ज़रूरत है और सही प्रकार से उनके इंटेक्ट पे रखने की ज़रूरत है। जो बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉपर उनको एनर्जी, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें सही मात्रा में मिल नहीं पा रही हैं। तो ये एक प्रकार से मेडली न्यूट्रिएंट हमें देना पड़ेगा, जिसके कारण ये प्रिवेंट करेगा एनीमिया को। तो बच्चों में भी जो शिकायतें आ रही हैं आयरन की कमी, वो सही प्रकार से हो जाएंगी। तो ये पूरी चीज़ें यहीं पे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ। तो नो डिटेंशन पॉलिसी, इसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ कि पहले क्या था, बच्चों को डिटेन नहीं किया जाता था। जो प्राइमरी बच्चे थे 5th से लेके 8th तक, इनको डिटेन नहीं किया जाता। डिटेन का मतलब जेल नहीं, इसका मतलब ये कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं भी पास हुए तो प्रोमोट कर दिया जाएगा, तो जिससे बच्चे 11th 12th, ठीक है, इस क्लास तक पहुंच जाते थे और पढ़ते थे। लेकिन अब क्या किया है, इसमें बदलाव ला दिया है सरकार ने, ठीक है। 2024 में इसमें कुछ बदलाव आया है, 5 से लेके 8 तक में बदलाव आया है, जिसके कारण इश्यू निकल के आई है। वो क्या है कि आपको पहला तो आप अगर सही प्रकार से एग्जाम्स को पास नहीं करते हैं तो आपको चांस मिलेगा 2-3 महीने टाइम और ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, मतलब ट्रेनिंग मतलब कोचिंग दी जाएगी। अगर वो पास नहीं करते हैं तो आपको डिटेन कर दिया जाएगा, प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ पे एजुकेशन में एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, उसी पे ये आर्टिकल निकल के आई है। तो इस आर्टिकल को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जो एसर की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनजीओ प्रथम बनाती है ये रिपोर्ट, ठीक है। इसमें यही कहा जा रहा है कि जो बच्चे क्लास 5th तक हैं, 42.8% ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट, वो यहाँ पे कुड रीड ए क्लास 2nd लेवल। तो ये पढ़ने में, लिखने में, मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस सॉल्व करने में सक्षम नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एसर की रिपोर्ट जब आई तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये एक्शन ले ली, तो हर प्रकार से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब आप इन चीज़ों पे एक्शन ले रहे हैं तो आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए, सही प्रकार से बच्चों को आगे लेके जाने की, ना कि बैरियर लगा दें ऐसे इतना बड़ा, जिसके कारण बच्चे 11-12 की तो सपने ही छोड़ो, ये भी ना कर पाए, न 5th न 8th। तो क्या होगा, एक ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ जाएगी। यही यहाँ पे चीज़ें बोली जा रही हैं। मैंने इसको डिटेंशन पॉलिसी को अच्छे से आपको बताया था, आपको याद भी होगा। तो ये पूरी डिटेलिंग यही यहाँ पे
दी गई है, जिसमें गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल कार्य करना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हुए जो डिस्क्रिमिनेशन होती है क्लासों में बच्चों के साथ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर प्लस स्टूडेंट को सही मायने में इंसेंटिवाइज करनी चाहिए ताकि इसमें बच्चे और आए, ना कि ड्रॉप आउट हो। समझ गए? ये कार्य करने की जरूरत है गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीजें देखी जाएगी। म्यांमार यहाँ पे रिलीज किया है क्या? 1000 ऑफ प्रिजनर इंडिपेंडेंस डे के दिन ही, तो 6000 के आसपास कैदियों को म्यांमार छोड़ा है। तो जुंता गवर्नमेंट है म्यांमार की, यहाँ पे समझिएगा। इमरान खान क्लेम कर रहे हैं कि उनको एक्साइल करने का प्रयास किया गया, देश से निकालने करने का प्रयास किया गया। तो ये यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं। देखते हैं क्या होता है अभी पाकिस्तान में। इजराइल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूएस जो है 8 बिलियन वर्थ इजराइल को देना चाहता है यहाँ पे आर्म्स के लिए, ठीक है, और सोच रहा है, मलिंग कर रहा है, मतलब सोच रहा है, विचार कर रहा है। वहीं पे इजराइल क्या कर रहा है? गाजा पे अटैक किया है, तो डोजन्स ऑफ द पीपल की पुनः डेथ हुई है अटैक में। ये चीज़ें चल रही हैं। रसिया क्या कर रहा है? यहाँ पे पोक्रोवास्क में यहाँ पे सप्लाई लाइन को काट रहा है। तो ये रशिया और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में 2.5-3 साल से युद्ध चल रहा है, जिसके कारण काफी वर्ल्ड जो है इस चपेट में पड़ा हुआ है। यूक्रेन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री है जो व्हीट की प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जिसके कारण व्हीट इम्पैक्ट हो रहा है। और ये कहां से जाएगी? ब्लैक सी से, ठीक है। तो ये इन चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपका व्हीट का दाम बढ़ेगा, गेहूं का, ब्रेड का, व्हीट से बनने वाली हर चीज का दाम स्पाइक होगा। तो देश में इन्फ्लेशन आएगा, ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी, और ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगी, ग्लोबली इन्फ्लेशन भी आ रहा है। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं दोस्तों आपस में, तो ये इम्पैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पे देखिए, आशा वर्कर है जो एक्रेडिटेड यहाँ पे सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा वर्कर का पूरा नाम होता है। ये लोग घूम घूम के गली गली, हाउस टू हाउस चेक करती हैं कि कितने लोगों का सही प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ है, उनका हेल्थ कैसा है, नंबर क्या है, सब चीज़ें ये लोग काउंट करती हैं। उसी प्रकार से नीलगिरी हिल्स है साउथ में, आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, साउथ इंडिया में, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कुछ यहाँ पे है, अगर ये साउथ इंडिया है तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग देखिए कैसे यहाँ से जा रही हैं, और फिर यहाँ पे घर घर घूम के पूरा डाटा भी कलेक्ट कर रही हैं, वाइटल्स चेक कर रही हैं, बीपी चेक कर रही हैं, हेल्थ चेक कर रही हैं, हर प्रकार की चीज़ों को चेक कर रही हैं। तो इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इस इम्पोर्टेंट रोल को और अच्छे से इफिशिएंट तरीके से लेकर के हमें जाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे नीलगिरी हिल्स की, उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आज का द हिंदू फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले नीलगिरी हिल्स के बारे में जानते हैं। तो ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट आता है, तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका में, तीनों में ये फैला है, तीनों स्टेट में आता है ये नीलगिरी हिल्स। और ये जाना जाता है रोलिंग लैंडस्केप, टी प्लांटेशन और लस फॉरेस्ट। की फीचर क्या है? एवरेज एलिवेशन 2200 है, फेमस पीक दोदा बेटा है 2637 मीटर, हाईएस्ट है जो नीलगिरी हिल्स की। पॉपुलर हिल स्टेशन ऊटी है, जिसे हम इस नाम से भी जानते हैं, उदगामंडलम, कुन्नूर और कोटागिरी। सिग्निफिकेंस क्या है? इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी रिच है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है। इकोनॉमिक यहाँ पे क्या है? टी होती है, कॉफ़ी की खेती होती है, स्पाइसेस होती है, टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी मानी जाती है, इम्पोर्टेंस है आज के समय में भी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना होती है, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। जियोग्राफी जो कवर करता है 5520 स्क्वायर किलोमीटर। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, वायनाड
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन्हीं एरिया को कवर करता है। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हैं, समझ गए, क्वेश्चंस आए हैं बल्कि। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फ्लोरा फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। 16 ग्रासलैंड मेडिसिनल प्लांट, मम्मल्स पाए जाते हैं एशियन, बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, नीलगिरी तार, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। गौर पाए जाते हैं। बर्ड्स मालाबार ट्रोगून, नीलगिरी फ्लाई कैचर, इंडियन हॉर्नबिल, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी रिकॉग्नाइज किया गया है। ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है टोडा, कुरुम्बा और इरूला। कम्युनिटी मेंटेन करती है सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद इकोसिस्टम। कंजर्वेशन एफर्ट की बात करें तो ये प्रिजर्व करते हैं रीजन के बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को, प्रमोट करते हैं इको टूरिज्म, साइंटिफिक रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।